प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। मैं देवेंद्र सहारण, प्राध्यापक समाजशास्त्र। आज हम कक्षा 10वीं के लिए सामाजिक विज्ञान का अध्ययन प्रारंभ करने जा रहे हैं। सबसे पहले तो आप सभी विद्यार्थियों को बधाई कि आपने 9वीं कक्षा पास करके 10वीं कक्षा में प्रवेश किया है। और इसी कड़ी में सबसे पहले हमें सामाजिक विज्ञान के पाठ्यक्रम के बारे में जानकारी होनी चाहिए, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे सामाजिक विज्ञान में कक्षा 10वीं में 4 पार्ट हैं, 4 भाग बनाए गए हैं, जिसमें एक भाग जो है इतिहास का है, दूसरा भाग ज्योग्राफी का है, तीसरा भाग पॉलिटिकल साइंस का है और चौथा भाग इकोनॉमिक्स का है, यानी कि अर्थशास्त्र का है। एनसीईआरटी के माध्यम से 4 पुस्तकों का विमोचन किया गया है, जिसमें इतिहास के लिए जो पुस्तक प्रकाशित की गई एनसीईआरटी के माध्यम से उसका नाम है भारत और समकालीन विषय, यानी कि भारत और समकालीन विषय 2। ये हमारी इतिहास की या सामाजिक विज्ञान का पहला पार्ट है, भारत और समकालीन विषय 2 का मतलब यानी कि हमने 9th क्लास में पहला भाग इसका अध्ययन कर लिया है। इसके पश्चात समकालीन भारत 2, जिसमें हम ज्योग्राफी का पार्ट पढ़ेंगे, यानी कि भूगोल का पार्ट पढ़ेंगे। इसमें भी जो पहला पार्ट है हमने 9th क्लास में उसका अध्ययन कर लिया है। उसके बाद प्यारे बच्चों लोकतांत्रिक राजनीति 2, इसका भी पहला भाग हमने 9th क्लास में अध्ययन किया है, जिसको हम पॉलिटिकल साइंस बोलते हैं, राजनीति शास्त्र, यानी कि राजनीति से संबंधित इसमें हम अध्ययन करेंगे लोकतंत्र क्या है। जैसे लोकतंत्र के नियम हमने 9th क्लास में पढ़े थे, अब लोकतंत्र की विशेषताएं इसमें पढ़ेंगे। उसके बाद चौथा पार्ट जो हमारा है, तीसरे पार्ट के लिए लोकतांत्रिक राजनीति 2 ये हमारी पुस्तक है। और इसके पश्चात आर्थिक विकास की समझ, ये पुस्तक एनसीईआरटी द्वारा प्रकाशित की गई है। ये हमारा चौथा पार्ट है, जिसमें हम इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे, यानी कि अर्थशास्त्र किसे कहते हैं, ठीक है, उसके बारे में इसमें अध्ययन करेंगे। ये हमारी 4 पुस्तकें हैं जो एनसीईआरटी के माध्यम से प्रकाशित की गई हैं। अब हम सामाजिक विज्ञान का अध्ययन प्रारंभ करने जा रहे हैं, जिसमें हम पहले पार्ट में इतिहास जो हमारा पार्ट है उसका पहला चैप्टर करेंगे। उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे पाठ्यक्रम में क्या क्या है, इतिहास के पाठ्यक्रम में क्या क्या है। जैसे इतिहास हमारा जो भाग है सामाजिक विज्ञान का, उसको 3 खंडों में विभाजित किया गया, खंड 1, खंड 2 और खंड 3। उन 3 खंडों में क्या क्या है उसके बारे में आपको मैं बताना चाहता हूँ। जो पहला खंड है इतिहास का, उसमें भारत और समकालीन विषय में इतिहास को समझने की कोशिश करेंगे, किस तरह यूरोप में राष्ट्रवाद का विचार उपजा, यूरोप क्या है और यूरोप में राष्ट्रवाद किस प्रकार से उपजा या किस प्रकार से राष्ट्रवाद की भावना पैदा हुई। उसके पश्चात किस तरह भूभागों को एकजुट किया, यानी कि जो बिखरे हुए टुकड़े थे, जैसे राष्ट्रवाद की जो अभिव्यक्ति हुई थी, आपने 9th क्लास में पढ़ा था कि राष्ट्रवाद की जो अभिव्यक्ति हुई थी वो फ्रांस की क्रांति से शुरू हुई थी। देश प्रेम की जो भावना पैदा हुई थी या जागृत हुई थी वो फ्रांस की क्रांति से पैदा हुई थी। वो लोग फ्रांस को आज़ाद करवाना चाहते थे। यूरोप एक महाद्वीप है और उसमें राष्ट्रवाद की अभिव्यक्ति फ्रांस से शुरू हुई थी। यह दशकों तक चलने वाली प्रक्रिया थी, जिसमें बहुत से युद्ध और क्रांतियां हुई। अपने देश को आज़ाद कराने के लिए युद्ध भी हुए और क्रांतियां भी हुई, और वैचारिक संघर्ष और राजनीतिक टकराव भी हुआ। इसके पश्चात ये तो था यूरोप में। उसके पश्चात इसी खंड में भारत में कैसे राष्ट्रवाद उत्पन्न हुआ और किस प्रकार से देश को आज़ाद करवाया और कौन कौन से वो नेता थे, उनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। इन दोनों क्षेत्रों में, चाहे यूरोप हो चाहे भारत हो, तो राष्ट्रवाद, उपनिवेशवाद, साम्राज्यवाद,
विरोधी जो आंदोलन हैं उसके बारे में भी इस खंड में हम चर्चा करेंगे। अर्थात कहने का अभिप्राय है कि इसमें आप जोसेफ मैत्सनी जो इटली के क्रांतिकारी थे, राष्ट्रभगत थे, और भारत में जो महात्मा गांधी जैसे नेता थे उनके बारे में हम इसमें चर्चा करेंगे। तो खंड 2 में जो इतिहास का खंड 2 है उसमें जीविका, अर्थव्यवस्था एवं समाज, इस खंड में हम उन घटनाओं पर विचार करेंगे जिन्हें हम आधुनिकता का प्रतीक मानते हैं। जैसे वैश्वीकरण क्या है या भूमंडलीकरण क्या है। 1991 में जैसे वैश्वीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई, एक आर्थिक रूप से एक देश दूसरे देश के साथ जुड़ा, यानी कि वस्तुओं का आयात और निर्यात प्रारंभ किया। उसके कारण देश में आधुनिकता आई या एक संस्कृति दूसरी संस्कृति के साथ आत्मसात हुई या मिली, जिसके कारण समाज में परिवर्तन आया। और उसके पश्चात यानी कि भूमंडलीकरण के कारण औद्योगिकरण का विकास हुआ और औद्योगिकरण के कारण नगरों का विकास हुआ। इस प्रकार खंड 2 में हम इन विषयों पर चर्चा करेंगे। उसके पश्चात खंड 3 आता है इतिहास में। इस खंड में मुद्रण यानी कि छपाई का कार्य कहाँ प्रारंभ हुआ, कैसे हुआ और किस देश में मुद्रण का कार्य सबसे पहले प्रारंभ हुआ, इस बारे में हम खंड 3 में चर्चा करेंगे। तो ये हमारे इतिहास का पार्ट था जिसमें हमारे 3 खंड बताए हैं और 3 खंडों में पहले में यूरोप और भारत में राष्ट्रवाद कैसे उपजा, दूसरे खंड में जीविका, अर्थव्यवस्था एवं समाज में वैश्वीकरण की प्रक्रिया कैसे प्रारंभ हुई या भूमंडलीकरण की प्रक्रिया कैसे प्रारंभ हुई और भूमंडलीकरण के कारण औद्योगिकरण का विकास कैसे हुआ या औद्योगिकरण कैसे हुआ, उद्योगों का विकास कैसे हुआ। उसके बाद उद्योगों के कारण नगरों का विकास कैसे हुआ और नगरों में कौन कौन सी समस्याएं हैं उनका पता चला। तो इस दूसरे खंड में हम इन विषयों पर चर्चा करेंगे। इसी प्रकार तीसरे खंड की यदि हम बात करें तो तीसरे खंड में हम मुद्रण यानी कि छपाई के बारे में चर्चा करेंगे। सामाजिक विज्ञान का हमारा जो दूसरा भाग है वो है समकालीन भारत 2 यानी कि ज्योग्राफी यानी कि भूगोल, जिसको हिंदी में भूगोल कहा जाता है। उसमें हम क्या अध्ययन करेंगे, किस विषय पर चर्चा करेंगे। पहला है संसाधन एवं विकास। संसाधन क्या होते हैं, जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करें, उसको हम संसाधन बोलते हैं। तो संसाधन एवं विकास, उनका विकास कैसे होता है उसके बारे में इस अध्याय में चर्चा करेंगे। उससे जो नेक्स्ट चैप्टर है हमारा वन एवं वन्य जीव संसाधन, ठीक। उसके बाद जल संसाधन और कृषि पर हम इस चैप्टर नंबर 3 में चर्चा करेंगे। जैसे चावल की खेती के लिए कौन कौन सी भौगोलिक परिस्थितियों की ज़रूरत पड़ती है, इस प्रकार की चर्चाएं हम इसमें करेंगे। उसके बाद अगला चैप्टर हमारा जो है खनिज तथा ऊर्जा संसाधन पर चर्चा करेंगे और विनिर्माण उद्योग क्या हैं उस पर चर्चा करेंगे। और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं कौन कौन सी हैं, ये हमारी अर्थव्यवस्था की किस प्रकार से जीवन रेखाएं हैं, इस अध्याय में हम इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तीसरा भाग जो हमारा है वो है लोकतांत्रिक राजनीति भाग 2। लोकतांत्रिक राजनीति पार्ट 1 हमने 9th क्लास में किया था, जिसमें लोकतंत्र की बुनियादी अवधारणाओं के बारे में चर्चा की थी और कौन कौन सी संस्थाएं हैं और लोकतंत्र के कौन कौन से नियम हैं, इन सब पर चर्चा हमने 9th क्लास में की थी। लेकिन जैसे ही हम 10वीं क्लास में आते हैं, 10th क्लास में आते हैं, तो लोकतांत्रिक राजनीति पार्ट 2 ये दूसरा भाग है, जिसमें हम कक्षा 10वीं के नियमों, जो 9th क्लास में हमने नियमों की जगह जो फोकस किया है वो लोकतंत्र की प्रक्रियाओं को ध्यान में या लोकतंत्र की प्रक्रियाओं पर केंद्रित किया है। अध्याय 1 हमारा जो पॉलिटिकल साइंस का पार्ट है उसका अध्याय 1 और अध्याय 2 ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, जिसमें है सत्ता की साझेदारी की धारणा का परिचय। सत्ता में किस प्रकार की साझेदारी पाई जाती है उसके बारे में हम इसमें चर्चा करेंगे। अध्याय 1 और अध्याय 2 इस प्रकार ये आपस में जुड़े हुए होते हैं। जैसे सत्ता की साझेदारी की अवधारणा हमने किया था। अब अध्याय 3 और अध्याय 4 ये दोनों भी आपस में जुड़े हुए हैं। तो विभिन्न जो अध्याय 3 और अध्याय 4 है, इसमें विभिन्न सामाजिक वर्गों के बीच सत्ता की साझेदारी के बारे में चर्चा की गई है। जैसे जाति के आधार पर,
धर्म के आधार पर, संप्रदाय के आधार पर या अन्य वर्गों के आधार पर सत्ता में किस प्रकार साझेदारी की जाती है उसके बारे में इन 2 अध्यायों में चर्चा की गई है। अध्याय नंबर 5 और अध्याय नंबर 6 ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। इनमें विभिन्न राजनीतिक दल जो हैं, हमारे देश में जो राजनीतिक दल हैं वो लोकतंत्र के लिए क्यों जरूरी हैं और जो हमारे देश में आंदोलन होते हैं वो भी लोकतंत्र के लिए क्यों जरूरी हैं, यानी कि लोकतंत्र को बचाने के लिए आंदोलन भी जरूरी हैं। इन 2 पाठों में हम राजनीतिक दलों पर चर्चा करेंगे और हमारे देश में लोकतंत्र को बचाने के लिए या व्यक्ति अपनी मांगों की पूर्ति करने के लिए किस प्रकार आंदोलन करते हैं। जैसे दबाव समूह है, दबाव समूह के बारे में चर्चा करेंगे। अध्याय नंबर 7 और अध्याय नंबर 8 इसमें लोकतंत्र के परिणामों का जिक्र किया गया है, चर्चा की गई है कि लोकतंत्र में हमें क्या हासिल हुआ है और लोकतंत्र के सामने कौन कौन सी चुनौतियां हैं और उन चुनौतियों को हम किस प्रकार से निपट सकते हैं, इसके बारे में अध्याय नंबर 7 और 8 में चर्चा की गई है। अब हमारा जो चौथा पार्ट है या चौथा भाग है वो है आर्थिक विकास की समझ, इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र में हम अध्ययन करेंगे विकास क्या है, विकास किन प्रक्रियाओं से होकर गुजरता है उसके बारे में वर्णन करेंगे। दूसरा चैप्टर जो हमारा है भारतीय अर्थव्यवस्था की अक्षेत्रक, यानी कि भारतीय अर्थव्यवस्था में जो अक्षेत्र प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक अक्षेत्र हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तीसरा जो चैप्टर है हमारा, तीसरा जो पार्ट है मुद्रा और साख, यानी कि जो करेंसी है और ब्याज की दरें, जैसे औपचारिक, अनौपचारिक ऋण, औपचारिक ऋण, उसके बारे में हम इस चैप्टर में चर्चा करेंगे। उसके बाद आता है वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था। वैश्वीकरण यानी कि भूमंडलीकरण। भूमंडलीकरण का क्या अभिप्राय है? जब एक देश दूसरे देश के साथ आर्थिक रूप से जुड़ जाता है उसको, ऐसी प्रक्रिया को हम भूमंडलीकरण कहते हैं। यानी कि वस्तुओं का आयात और निर्यात जब एक देश दूसरे देश के साथ करने लग जाता है और भारतीय अर्थव्यवस्था पर उसका क्या प्रभाव पड़ा उसके बारे में हम चैप्टर नंबर 4 में चर्चा करेंगे। उसके बाद आता है उपभोक्ता अधिकार, यानी कि वस्तुओं का जैसे हम उपभोग कर रहे हैं, उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारे क्या क्या अधिकार हैं, उपभोक्ता अधिनियम कब पारित किया गया, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे उपभोक्ता अधिकार अध्याय में। तो इस प्रकार हमारा जो सामाजिक विज्ञान जो है कक्षा 10वीं का 4 भागों में विभाजित किया गया है। वो 4 भाग कौन से हैं? पहला भाग जो है वो है इतिहास यानी कि हिस्ट्री, जिसमें हमारी जो पुस्तक थी उसका नाम था भारत और समकालीन विश्व 2। और उसके बाद दूसरा भाग जो हमारा है वो ज्योग्राफी यानी कि भूगोल, उस पुस्तक का नाम है समकालीन भारत 2। और तीसरा भाग है हमारा पॉलिटिकल साइंस का लोकतांत्रिक राजनीति पार्ट 2 यानी कि पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीति शास्त्र। और चौथा भाग हमारा जो है आर्थिक विकास की समझ, हमारी जो पाठ्य पुस्तक है इकोनॉमिक्स की यानी कि अर्थशास्त्र की। ये इस प्रकार सामाजिक विज्ञान को कक्षा 10वीं में 4 भागों में विभाजित किया गया है। अगली वीडियो में हम इतिहास का पहला अध्याय शुरू करेंगे। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।